नमस्कार, मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम चैप्टर कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, जिसमें मैं पहले आपसे 2 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। पहले वीडियो में हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में थ्योरेटिकल जो पोर्शन था उसके बारे में बात की थी कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स किस तरह के बिज़नेस के अंदर मेंटेन किए जाते हैं, और इसमें हम एक्सपेंसेस के एलोकेशन के जो बेसिस थे उसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले वीडियो में। सेकंड वीडियो में मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था, और आज जो हम ये वीडियो देख रहे हैं अभी, इसके अंदर आपको एक और मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। जो एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन था जहाँ हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स थे और कोई भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन नहीं था। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन क्या होता है, यही हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को आपस में माल यानी कि गुड्स या फिर सेवाओं यानी कि सर्विसेज भी एक दूसरे को देते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि माल या फिर सेवाओं सर्विसेज के आदान प्रदान की जो ये एक्टिविटी है उसे ही हम क्या कहेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ये माल या सेवा देता है तो वो उसको किस तरह से देता है, लागत मूल्य पर ही बेचता है या देता है, या फिर वो उसमें उसे विक्रय मूल्य पर ऐसा हस्तांतरण करता है। तो यदि तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ऐसा जो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो हस्तांतरण कर रहा है, वो लागत मूल्य पर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट के अंदर किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जो ये ट्रांसफ़र है उसको हम जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर दिखा देते हैं। उस ट्रांसफ़र के अंदर, क्योंकि वो ट्रांसफ़र कॉस्ट पे किया गया है, मतलब उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट के बारे में हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब ये माल जो है उसका ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सेलिंग प्राइस पर करता है, यानी कि लाभ कमाकर करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें ना वसूल हुए लाभ यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में के ये संबंध में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, एक जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, एक विभागीय भंडार जो होता है, उसके जो ऑनर होते हैं उसके द्वारा अपने पूरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो होता है उसकी अमाउंट से एक रिज़र्व बनाया जाता है, जिसे हम रिज़र्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। अब ये टेक्निकली इसको हम कैसे डील करेंगे, कैसे हम अकाउंट में शो करेंगे, इसको हमने अभी देखना है आज। तो देखिए, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल इसके बारे में बात ना करते हुए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं ब्रीफली क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। एक फर्म है जिसके कि 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक क्लोथ डिपार्टमेंट और दूसरा रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट, वस्त्र और तैयार वस्त्र। फर्म जो है इसके द्वारा वस्त्र विभाग से सामान्य विक्रय मूल्य पर वस्त्र लेकर तैयार वस्त्र बनाए जाते हैं। कहने का मतलब, जो इसका रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट है ये क्लोथ डिपार्टमेंट से कपड़ा लेकर के रेडीमेड क्लोथ्स बनाता है। ओके, 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाने को आपको कहा गया है। तो देखिए, आपको क्लोथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, दोनों का ओपनिंग स्टॉक, दोनों की परचेजेस, दोनों की सेल्स। ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, यानी कि कपड़ा विभाग ने रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को कपड़े का ट्रांसफ़र किया। ओके, यही है हमारा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, जहाँ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल जो है वो हस्तांतरित करता है, भेजता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, क्लोथ ने रेडीमेड को ट्रांसफ़र किया तो क्लोथ के लिए ये सेल की तरह ट्रीट किया जाएगा, और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट ने उसको क्लोथ से परचेज़ करा, वीकेंड से परचेज़ किया या लिया, तो ये रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए
परचेज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको क्लोथ के नहीं दे रखे हैं ही नहीं, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के दे रखे हैं। देन सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों के अलग अलग दे रखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक दोनों का अलग अलग दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे आपको दिया गया है कि जो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट है उसके स्टॉक में 75% क्लोथ्स होते हैं और 25% दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रखा है। देन प्रीवियस ईयर में वस्त्र विभाग ने विक्रय पर 15% की दर से लाभ कमाया, ये आपको बता रखा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ आप देखिए गत वर्ष में वस्त्र विभाग ने विक्रय पर 15% लाभ कमाया। तो हमें एक तो चाहिए होता है ओपनिंग, आपको दे रखी होगी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट जैसे कि यहाँ दे रखी है, और एक हमें क्लोजिंग रेट निकालनी पड़ेगी जीपी की, देखेंगे अभी कैसे। और एक चीज़ आपको और दे रखी है लास्ट में कि संपूर्ण व्यापार के जो सामान्य व्यय हैं वो 27,500 हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहली बात कि हमें क्वेश्चन में ये देख लेना है कि ये क्या इसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है। जी बिल्कुल है, 75,000 का ये जो कि क्लोथ ने रेडीमेड को ट्रांसफ़र किया है, मतलब ये क्लोथ की क्या मानी जाएगी, क्लोथ के लिए इट इज़ ट्रीटेड एज सेल्स एंड फॉर रेडीमेड इट इज़ ट्रीटेड एज परचेजेस। ठीक है, तो अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले जैसे हम बनाते आए हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाया था, सेम उसी तरह से आप देखिए हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L बनाया है। यहाँ भी 2 कॉलम्स बनाए हैं, क्लोथ एंड रेडीमेड। सबसे पहले हमने इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो जैसा कि हमने पहले देखा है ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स हम जानते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 75,000 and 12,500 is given in the question. Then to purchases 5 lakh and 3,750 ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में ही। दोनों की अलग अलग आपको परचेजेस जो है क्लोथ की और रेडीमेड की अलग अलग दे रखी है, तो आपने यहाँ पर उन दोनों की जो परचेजेस है वो दिखा दी। देन नेक्स्ट जो है परचेजेस के बाद सेल्स की बात करते हैं। बाय सेल्स क्लोथ डिपार्टमेंट की सेल्स है 5.5 लाख और रेडीमेड की 1,12,500, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र के बारे में। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में ही आपको बता दिया कि जो ये ट्रांसफ़र था क्लोथ ने रेडीमेड को किया था, तो ये क्लोथ की क्या मानी जाएगी, सेल। तो देखिए आप सेल्स की तरह इसको क्लोथ में शो कीजिए। बाय ट्रांसफ़र ब्रैकेट में लिख दीजिए क्लोथ टू रेडीमेड 75,000, क्योंकि ये क्लोथ की सेल्स मानी जाएगी तो रेडीमेड की क्या मानी जाएगी, परचेज। तो इसके लिए आप डेबिट में दिखाएंगे टू ट्रांसफ़र क्लोथ टू रेडीमेड, यानी रेडीमेड के लिए क्या हो गई ये परचेज। क्लोथ के लिए सेल में दिखाएंगे 75,000 और रेडीमेड के लिए 75,000 परचेज यानी कि डेबिट में। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग अकाउंट की एक और आइटम दे रखी है विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो कि सिर्फ रेडीमेड के ही थे, तो हमने उसको डेबिट में दिखा देना है। इस प्रकार आपने लगभग सारी आइटम्स दिखा ली हैं। एक चीज़ हमारी बच रही है, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको अलग अलग दे रखा है क्वेश्चन में, 50,000 क्लोथ का और 15,000 आपको दे रखा है रेडीमेड का। तो इस तरह से आपके पास सारी आइटम्स ट्रेडिंग की पूरी हो रही हैं। तो अब आप इनका टोटल लगा दीजिए और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास दोनों का ही ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर क्लोथ के लिए 1 लाख का आ रहा है और रेडीमेड के लिए 21,250। इन दोनों ही लाभों को आपने नीचे ले आना है बाय जीपी बीडी, आगे लाकर ले आई, लिख लीजिए इसको नीचे लाकर 1 लाख और 21,250। सेलिंग एक्सपेंसेस की जहाँ तक बात है, सेलिंग एक्सपेंसेस आपको पहले से ही बांट करके ही दे रखे हैं 5,000 और 1,500। तो P&L के डेबिट की आइटम है टू सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 और 1,500। अब हम बात करते हैं जर्नल एक्सपेंसेस के बारे में। क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि पूरे व्यापार के जर्नल एक्सपेंसेस 27,500 हैं।
यानी कि ये आपको कंबाइंड दे रखे हैं, मींस दोनों डिपार्टमेंट के। तो अब हमें यहाँ पर एलोकेशन करना है इस पर्टिकुलर एक्सपेंस का दोनों विभागों में कैसे बांटा जाए। इसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है, पहले उसे देख लेते हैं। ये देखिए, जनरल एक्सपेंसेस जो आपके हैं 27,500 हैं, जिसे हमें क्लॉथ और रेडीमेड के अंदर एलोकेट करना है। मैंने यहाँ क्लॉथ को सी से रिप्रेजेंट करा है और आर से मैंने रेडीमेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आर जो है वो रेडीमेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए, जो जनरल एक्सपेंसेस है इसे मैंने सेल्स में बांटा है, सेल्स के रेशो में बांटा है। तो सेल्स का रेशो हमारे पास 5.5 लाख और 1,12,500 है, दोनों की सेल। इसको आपने रेशो इसका फाइंड आउट कर लेना है। पहले मैंने 2 ज़ीरो काट दी हैं, जैसे हम पहले बचपन में करते आए हैं रेशो निकालने के लिए। इसके बाद ये आई थिंक 125 पे इसको मैंने छोटा कर लिया है। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको सीधा 125 से छोटा किया है, काटा है। तो ये जो रेशो है ये मेरे पास आ रहा है 44:9, यानी कि 44:9। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्लॉथ और रेडीमेड में इस 27,500 को 44 और 9 के अनुपात में बांट देना है। तो ये आपके पास 22,830 क्लॉथ का आ रहा है और रेडीमेड का आ रहा है 4,670। तो नो प्रॉब्लम, इसको आपने वहाँ पर लिख देना है। P&L के अंदर टू जनरल एक्सपेंसेस एलोकेट हमने कर लिया है। जनरल एक्सपेंसेस को किस बेस पे किया है, सेल्स के रेशो में हमने इसको, सेल्स के अनुपात में इसको हमने बांट दिया है। तो आपके पास जनरल एक्सपेंसेस अलग अलग आ गए, जिसे हमने P&L में लिख दिया है। वी डोंट हैव एनी अदर आइटम ऑफ P&L, सो नाउ वी शुड फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बाय बैलेंसिंग फिगर। तो आपको टोटल लगाते हुए नेट प्रॉफिट निकाल लेना है। तो ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर से नेट प्रॉफिट आ रहा है 72,170 आ रहा है, क्लॉथ का और रेडीमेड का 15,080। तो यहाँ तक आपने देखा होगा कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें और इसकी प्रोसीडिंग्स में कोई चेंज नहीं है। चाहे ट्रांसफ़र हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था, उसके बावजूद हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, सिवाय कि ट्रेडिंग में हमने बाय ट्रांसफ़र और टू ट्रांसफ़र दिखाया, क्योंकि एक विभाग के लिए वो बिक्री थी और दूसरे विभाग के लिए हमने उसको परचेज़ की तरह ट्रीट किया। तो केवल मात्र उसको छोड़कर और हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में कोई भी अंतर नहीं आया। ठीक है, लेकिन जो अंतर आएगा या जो चेंज है वो कहाँ आएगा, वो आएगा जनरल P&L अकाउंट में। तो यहाँ आपको इसको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से देखना है कि जनरल P&L अकाउंट जो है उस पर क्या चेंज आता है उसमें, जब हमें क्वेश्चन में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र दे रखा होता है। तो हमें, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, ऐसी स्थिति में स्टॉक रिज़र्व फाइंड आउट करना होता है। स्टॉक रिज़र्व क्या है, एक विभाग ने जो दूसरे विभाग को माल ट्रांसफ़र किया, उसने वो माल लाभ कमाकर ट्रांसफ़र किया। अब जिसके पास वो माल, जिसने वो ख़रीदा है, जिसके पास वो माल आया, अगर उसके स्टॉक में वो माल शामिल है जो कि किसी दूसरे विभाग से आया था, ठीक है, उसके अंदर जो प्रॉफिट हमारे पास, जो प्रॉफिट जो इंक्लूडेड है, उसको हमने, उसी का हमें स्टॉक रिज़र्व जो है फाइंड आउट, उसके लिए हमें करना होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक फाइंड आउट करना होता है बेसिकली। तो क्या प्रोसीजर है इसका, देखिए, यहाँ आपको सीधा सीधा ये देखना है कि क्लॉथ ने रेडीमेड को ट्रांसफ़र किया, लाभ कमाकर ट्रांसफ़र किया। तो रेडीमेड के स्टॉक में क्या वो माल पड़ा है क्या जो उसके पास क्लॉथ से आया था? जी बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बाकायदा, और ये भी कह रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक फिर ओपनिंग स्टॉक दोनों ही दे रखे हैं रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के, जिसके अंदर 75% क्या होते हैं, क्लोथ्स होते हैं। मतलब कि जो भी रेडीमेड का स्टॉक है उसके अंदर 75% क्या है, क्लोथ्स। क्लोथ्स मतलब क्लॉथ डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हुआ माल। इज़ इट क्लियर? तो इसके अंदर लाभ कितना है, लाभ कमाया किसने था, क्लॉथ ने। तो इट मीन्स क्लॉथ की रेट हमें पता होनी चाहिए जीपी की, कि उसने किस रेट से लाभ कमा करके ऐसा ट्रांसफ़र किया। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखिए। स्टॉक रिज़र्व की बात हम करेंगे अभी, कैसे करेंगे देखिए।
सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में अनसोल्ड स्टॉक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट कैलकुलेट करना बताया है। स्टॉक रिजर्व ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप होता है कि हमें ये पता हो कि क्या दूसरे विभाग से आया हुआ माल हमारे स्टॉक में शामिल है, और है तो कितना। तो देखिए 75% क्लॉथ है रेडीमेड के स्टॉक में। तो आप देखिए रेडीमेड का जो ओपनिंग स्टॉक था क्वेश्चन में वो 12,500 दे रखा था, इसमें 75% क्लॉथ है, तो मतलब 9,375 रुपये का इसमें कपड़ा शामिल है ओपनिंग स्टॉक में। इसी प्रकार अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक है रेडीमेड का, 75% के अकॉर्डिंग 11,250 रुपया इसमें कपड़ा यानी कि क्लोथ डिपार्टमेंट से आया हुआ माल शामिल है। तो ये 9,375 और 11,250 वैल्यूज़ हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि रेडीमेड के स्टॉक में है और आए कहाँ से हैं, क्लोथ डिपार्टमेंट से। जिस पर लाभ किसने कमाया है, क्लोथ डिपार्टमेंट ने। तो वी शुड नो द रेट ऑफ जीपी ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट, क्योंकि उसी ने लाभ कमाया है। तो हमको सिंपली अगला स्टेप क्या रहेगा, रेट ऑफ जीपी फाइंड आउट करना। ओपनिंग रेट ऑफ जीपी, या फिर हम कहें प्रीवियस ईयर में कितना लाभ कमाया था उसने, क्लोथ ने 15%, तो ये हमको गिवन है। ओपनिंग रेट ओपनिंग स्टॉक पर लागू होती है। क्लोजिंग रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर द ईयर, इस साल आपको कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया, क्लोथ डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, जीपी, प्रॉफिट ही नहीं ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग रेट या इस साल की रेट जो है वो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 करते हुए आप फाइंड आउट कीजिए। ये किसके लिए फाइंड आउट करनी है, सेंडर, जो ट्रांसफरर है, जिसने माल ट्रांसफ़र किया, क्लोथ ने ट्रांसफ़र किया, लाभ भी क्लोथ ने कमाया, तो फिर क्लोथ की रेट फाइंड आउट करनी है। ओके, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। यहाँ पर जो सेल्स ली जाती है वो कंबाइंड ली जाती है। कंबाइंड मतलब एक तो सेल प्लस दूसरे विभाग को किया गया ट्रांसफ़र। तो 5.5 लाख की सेल है और 75,000 का ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पर आपको जीपी 1 लाख अपॉन सेल्स 5.5 लाख प्लस 75,000 विच इज़ ट्रांसफ़र इंटू 100 करते हुए ये आ रही है आपके पास 16%, 16%। तो पहला स्टेप होगा स्टॉक रिजर्व के लिए अनसोल्ड स्टॉक निकालना, दूसरा रेट ऑफ जीपी निकालना, और तीसरे स्टेप में हम स्टॉक रिजर्व फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। ठीक है, पहले क्लोजिंग में प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक था रेडीमेड का 15,000, जिसका 75% कपड़ा था। कहने का मतलब रेडीमेड के पास क्लोजिंग स्टॉक में 11,250 से हम निकाल चुके हैं पीछे सेकंड स्टेप में। 11,250 का ऐसा माल है जो क्लोथ से आया है, जिस पर क्लोथ ने रेट ऑफ जीपी क्या अर्न करी है, या क्या रेट ऑफ जीपी है, क्लोजिंग, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग, तो रेट भी क्लोजिंग या इस साल की 16% जो अभी फाइंड आउट करी है 1,800। इसी प्रकार इसमें से आपको लेस करना है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 12,500 का था, सेकंड स्टेप में हमने उसका 75% यानी कि 9,375 का जो माल है वो रेडीमेड के पास ओपनिंग में शामिल है, क्लोथ से आया हुआ ओपनिंग स्टॉक में। तो ये सेकंड स्टेप में अनसोल्ड स्टॉक हम ज्ञात कर चुके हैं 9,375। ये ओपनिंग है तो रेट भी कौन सी लगाएंगे, ओपनिंग या लास्ट ईयर की 15%, तो 1,406। जो इनका डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक रिजर्व। इसको हमें कहाँ दिखाना होता है, इससे हमें जो जनरल P&L है उसकी डेबिट साइड में इसको हमें शो करना है। तो देखिए कैसे करना है, फिर से मैं अकाउंट में आ रही हूँ। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले आप इसमें नेट प्रॉफिट को ला करके लिखिए। बाय नेट प्रॉफिट ये 72170 और 15,080 को आप नीचे ले आइए, दोनों का टोटल लगा करके 87250 आपके पास आएगा। तो बाय नेट प्रॉफिट क्लोथ एंड रेडीमेड का टोटल लगा के 87250। नाउ वी हैव टू शो स्टॉक रिजर्व इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जनरल P&L अकाउंट। सो टू स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट में हमने वर्किंग नोट लिख दिया है, क्योंकि इसका जो फिगर है वो हमने वर्किंग नोट में सीख लिया, ज्ञात कर लिया कि कितना आएगा। तो 394 इज़ द डिफरेंस, सो it will be shown in the debit side of general P&L account. Then to net profit to balance sheet.
अब आपको क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस ले लेना है। तो जनरल P&L का जो बैलेंस है वो हमारे पास आ गया है। ऐसा प्रॉफिट जो कि बैलेंस शीट को कैरी किया जाएगा, बैलेंस शीट में लेके जाया जाएगा 86,856। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 3। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये आपका क्वेश्चन जो था वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र का था, जो मैंने ऊपर लिख रखा है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र एट इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर ये कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफ़र होता तो हम स्टॉक रिज़र्व फाइंड आउट नहीं करते। ओके, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग एंड P&L जब बनाएंगे तो ट्रेडिंग में बाय ट्रांसफ़र एज सेल, जिस डिपार्टमेंट की सेल है, टू ट्रांसफ़र एज परचेज, जिस डिपार्टमेंट की परचेज है वो दिखाना है, और उसके बाद स्टॉक रिज़र्व आपको ज्ञात करना है जिसे हमको जनरल P&L में शो करना है। अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र जो है वो इनवॉइस प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर या मार्केट प्राइस का आपको कहा हो, तभी आपको इस तरह से स्टॉक रिज़र्व फाइंड आउट करना है। अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र आपका कॉस्ट पर किया गया है तो आपको स्टॉक रिज़र्व फाइंड आउट नहीं करना, तब आपको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हम पहले करते हैं। सिर्फ आपको बाय ट्रांसफ़र, टू ट्रांसफ़र दिखाना है, स्टॉक रिज़र्व उस स्थिति में फाइंड आउट नहीं किया जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 3 था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको स्टॉक रिज़र्व की जो कैलकुलेशन है वो करनी है। ठीक है, पहले स्टेप में आपको अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, ऐसा स्टॉक जो कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आया हो। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट से वो स्टॉक आया है उसके लिए आपको रेट ऑफ जीपी पता होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में गिवन होती है, वो ओपनिंग स्टॉक पर अप्लाई होती है, और करंट ईयर की रेट ऑफ जीपी निकाल कर उसको हम क्लोजिंग स्टॉक पर अप्लाई करते हैं। फिर उस रेट का मल्टीप्लाई हम करते हैं अनसोल्ड स्टॉक से। फॉर्मूला के रूप में अगर आप जानना चाहें स्टॉक रिज़र्व के लिए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अनसोल्ड स्टॉक जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम रेट ऑफ जीपी से। ओके, अगर आप ओपनिंग स्टॉक ले रहे हैं तो रेट ऑफ जीपी भी ओपनिंग वाला ले लीजिए। अनसोल्ड स्टॉक अगर आप क्लोजिंग ले रहे हैं तो रेट ऑफ जीपी भी क्लोजिंग मींस फॉर द ईयर ले लीजिए। तो इस तरह से दोनों तरह के रिजर्व्स निकाल कर आपको डिफरेंस कर लेना है, तो वो आ जाएगा आपका स्टॉक रिज़र्व विच विल बी शोन इन जनरल P&L अकाउंट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।